तो अब हम देखेंगे एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स का दूसरा नाम है सिम्पैथोलिटिक्स। सिम्पैथोलिटिक्स का मतलब ये है कि ये सिंपैथेटिक जो रिसेप्टर हैं उनको ब्लॉक कर देंगी और जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है उसे ब्लॉक करेंगी, जिसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो हमारे पास डोमिनेंट हो जाएगा। तो इसमें इसको हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर, हमने इसे दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है अल्फ़ा ब्लॉकर्स and second category is बीटा ब्लॉकर्स। अब जो अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं फिर हमने इन्हें डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्टिविटी, कि कुछ जो हैं नॉन सेलेक्टिव हैं और कुछ जो हैं सिलेक्टिव हैं। तो एक टाइप आ जाएगी हमारे पास नॉन सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स, मतलब जो दोनों अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। और दूसरी टाइप हमारे पास आ जाएगी सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स। तो सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स, अब इन सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स को फिर हमने नॉन सिलेक्टिव को भी और सिलेक्टिव को भी फिर हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। और इन ग्रुप्स का नेम है, जो नॉन सिलेक्टिव हैं हमारे पास वो फिर डिवाइड हो जाते हैं दो ग्रुप्स में। एक हमारे पास जो है इरिवर्सिबल हैं और दूसरे जो हैं वो हमारे पास है रिवर्सिबल। जो इरिवर्सिबल है वो हमारे पास है नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर और जो रिवर्सिबल है वो हमारे पास है कम्पेटिटिव इनहिबिटर। अच्छा, अब जो इरिवर्सिबल है इसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें इरिवर्सिबल में हमारे पास आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये है फिनॉक्सीबेंजामीन, ये ड्रग आ जाती है। और जो रिवर्सिबल है इसमें हमारे पास आ जाता है फेंटोलामीन। ठीक है, ये जो इरिवर्सिबल है ये नॉन कम्पेटिटिव, ये कम्पेटिटिव है। इनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, ये परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। इनकी हाफ लाइफ कम होती है, ये रिवर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सिलेक्टिव पर आ जाते हैं। सिलेक्टिव जो है फिर हमारे दो टाइप्स के हैं। एक हमारे पास है सिलेक्टिव जो है अल्फ़ा 1 ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ अल्फ़ा रिसेप्टर एंड दूसरे जो है हमारे पास वो है अल्फ़ा 2। ठीक है, जो अल्फ़ा 1 है वो हमारे पास आ जाते हैं, उनमें जो हम सफिक्स यूज़ करते हैं वो ओसिन भी होता है एंड देन जोसिन भी होता है, ये आपने याद रखना है। जो हमारे पास जोसन जिनके एंड पे आएगा वो एक्सक्लूसिवली अल्फ़ा 1 को ब्लॉक कर देंगे। जिनके एंड में ओसन आएगा वो एक्सक्लूसिवली अल्फ़ा 1 ए को ब्लॉक करेंगे। ये रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं? ये रिसेप्टर प्रोस्टेट में होते हैं। ठीक है, इनमें हमारे पास आ जाता है पैराजोसन डॉक्साजोसन एंड थर्ड पे हमारे पास आ जाएगी जो इसकी तीसरी टाइप है। एक तो प्राजोसिन है, दूसरी डॉक्साजोसिन है और हमारे पास जो तीसरी टाइप है वो है टेम्यूलोसन। ठीक है, ये आ जाएंगी अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो हैं। जो अल्फ़ा 2 है उसमें हमारे पास आ जाएगी, दो ही हैं हमारे पास, वाहिम्बीन है और दूसरी हमारे पास है रेवोलिस्किन। ये दो ड्रग्स आ जाती हैं, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हमने अल्फ़ा ब्लॉकर को डिवाइड कर दिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स पर। बीटा ब्लॉकर्स की भी दो टाइप्स हैं, एक सिलेक्टिव एंड दूसरे नॉन सिलेक्टिव। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन सिलेक्टिव को दो देख लेते हैं। नॉन सिलेक्टिव का क्या मतलब है कि ये दोनों अल्फ़ा बल्कि बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ही ये ब्लॉक कर देंगे। इनमें हमारे पास आ जाता है प्रोप्रेनोलोल और उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइमोलोल एंड देन पिंडोलोल एंड एट लास्ट नेडोलोल। ये ड्रग्स आ जाती हैं इंपॉर्टेंट जो है। और जो हमारे पास दूसरी है सिलेक्टिव जो हैं उनकी फिर हम दो टाइप्स करेंगे। एक टाइप हमारे पास होगी बीटा 1 एंड सेकंड टाइप हमारे पास होगी बीटा 2। जो बीटा 1 है वो है एटेनिलोल और उसके बाद हमारे पास आ जाती है एस्मोलोल एंड पर हमारे पास जो आ जाती है वो है एस्मोलोल नेबियोलोल। उसके बाद हमारे पास जो बीटा 2 एंटेगोनिस्ट हैं उसमें आ जाती है ब्यूटाक्सामाइन। ठीक है,
हमने अल्फ़ा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर को डिवाइड किया। अल्फ़ा ब्लॉकर में नॉन सेलेक्टिव और सिलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव में इरिवर्सिबल या नॉन कम्पेटिटिव, और रिवर्सिबल या कम्पेटिटिव इनमें फिनॉक्सीबेंजामीन, रिवर्सिबल में फेंटोलामीन। अल्फ़ा वन सिलेक्टिव में अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, इसमें अल्फ़ा वन में पैराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेम्युलोसिन, और इसमें वोहिम्बीन एंड रेवोल्स्किन। उसके बाद नॉन सेलेक्टिव बीटा में आ जाता है प्रोप्रानोलोल, टाइमोलोल, पिंडिलोल, नेटोलोल, और बीटा वन में एटेनिलोल, एस्मोलोल एंड नेबेविलोल, और इसके बाद ब्यूटाक्सामाइन जो है बीटा टू में आ जाता है। अब हम इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड टॉक्सिसिटीज़ पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं रिवर्सिबल नॉन सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। तो इनमें हमारे पास है फिनॉक्सीबेंजामीन। फिनॉक्सीबेंजामीन जो कि इरिवर्सिबल ग्रुप से बिलोंग करती है, ये नॉन कम्पेटिटिव है, इसका जो हाफ़ लाइफ है वो बहुत हाई है। और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है? फियोक्रोमोसाइटोमास में यूज़ होती है। एंटीडोट टू ओवरडोज ऑफ अल्फ़ा एगोनिस्ट, अगर अल्फ़ा एगोनिस्ट दिए गए हैं और उनकी टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसको रिमूव करने के लिए भी दी जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी टॉक्सिसिटीज़ में आ जाती है आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आ जाती है। आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब ये है कि जो ब्लड प्रेशर है वो वेजल्स में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग और वीनस लीकेज। तो उसकी वजह से डिजीनेस हो जाती है और जो पेशेंट है वो गिर जाता है। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो जाता है। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कैसे होगा कि जब ब्लड प्रेशर को ये कम करेंगी, ब्लड वॉल्यूम को कम करेंगी और वेजो डायलेशन कराएंगी, आर्टीरियल और वीनस जो चैनल है वो डायलेट हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है ये बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करेंगी। उसके एक्टिवेट होने से क्या होगा? रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया प्रोड्यूस होगा टू कंपनसेट द इफ़ेक्ट्स। उसके बाद दूसरा ग्रुप जो है वो रिवर्सिबल है, उसमें आ जाता है फेंटोलामीन। फेंटोलामीन जो है वो कंपेटिटिव फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट है। अच्छा, ये जो फेंटोलामीन है इसका जो हाफ़ लाइफ है वो इसके फिनॉक्सीबेंजामीन की निस्बत ये हाफ़ लाइफ शॉर्ट है। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ है? ये भी फियोक्रोमोसाइटोमास में यूज़ होता है। इसकी हाफ लाइफ 2 से 4 आवर है और आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया प्रोड्यूस कराता है। अब आ जाते हैं हमारे पास जो सिलेक्टिव हैं। सिलेक्टिव में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो आ जाते हैं अल्फ़ा वन, देन आ जाते हैं अल्फ़ा टू। अल्फ़ा वन में पैराजोसिन, डॉक्साजोसिन एंड टेम्युलोसिन। जो पैराजोसिन है ये आपने याद रखना है, ये सारे जो हैं कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट हैं। ये नॉन सेलेक्टिव में सिर्फ एक ही नॉन कंपेटिटिव था, बाकी जितने भी हैं वो कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट हैं। अच्छा, ये यूज़ कहाँ होंगे? जो पैराजोसिन है वो स्पेसिफिकली यूज़ होगा हाइपरटेंशन में, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में। जो डॉक्साजोसिन है वो भी यूज़ होगा, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा है। पैराजोसिन का जो है वो 8 घंटे है और इसका 12 से 24 घंटे है डॉक्साजोसिन का। जो टेम्युलोसिन है ये स्पेसिफिकली यूज़ होती है फॉर बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में ये यूज़ होगी। उसके बाद अल्फ़ा टू है वोहिम्बीन एंड रेवोल्स्किन, ये भी कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट हैं। ये यूज़ होते हैं, ये वोहिम्बीन यूज़ होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, और इसकी टॉक्सिसिटी में भी टैकीकार्डिया जीएटी आ जाता है। इनकी टॉक्सिसिटी में भी वही आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, क्योंकि ये ब्लॉक कर देंगी जो हमारे पास सिंपैथेटिक आउटफ्लो है उसको ब्लॉक कर देंगी, तो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट आएगा। अब आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स पर। बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास आ जाते हैं नॉन सिलेक्टिव एंड सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। जो नॉन सिलेक्टिव हैं उसमें प्रोप्रानोलोल, टाइमोलोल, पेंडोलोल एंड नेडोल। जो प्रोप्रानोलोल है इनका मैकेनिज्म एक्शन तो वही है कि ये जो है कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर है। तो प्रोप्रानोलोल कहाँ पर यूज़ होगा? ये होगा एंजाइना, एरिथमियाज, हाइपरटेंशन, थायरोटॉक्सिकोसिस, ट्रेमर्स, माइग्रेन, और ये ओरली और आईवी के थ्रू दिया जा सकता है। उसके बाद इसकी अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो एक्सेसिव बीटा ब्लॉकेट के इफेक्ट आ जाते हैं। ब्रोंकियोस्पाज्म आ जाता है जो कि एस्थमेटिक पेशेंट में बहुत ही फैटल है। अगर ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाएगा तो जो है ब्रोंकाई, पहले भी उनकी गैसियस एक्सचेंज में कमी थी लेकिन फिर जब ये ब्रोंकियोस्पाज्म होगा तो बहुत ही फैटल होगा। उसके बाद सीएनएस में भी एंटर होती है, ये सिडेशन काज करती है, लिथार्गी एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस। उसके बाद आ जाती है टाइमोलोल। टाइमोलोल का भी इफ़ेक्ट वैसे ही है लेकिन ये लोकल एनेस्थेटिक एक्शन है इसका। ग्लूकोमा में ये ड्रग यूज़ होती है टाइमोलोल। ग्लूकोमा का लेक्चर मैंने दिया है, उसमें ये ड्रग लिखी हुई है कि बीटा ब्लॉकर में स्पेसिफिकली जो ड्रग यूज़ होती है वो है टाइमोलोल। उसके बाद आ जाती है हमारे पास पेंडोलोल। पेंडोलोल जो है ये सेफ़र है अस्थमा में एज़ कम्पेयर टू अदर्स। उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही होगा। उसके बाद आ जाती है नेडोलोल। नेडोलोल जो है उसका लॉन्गर एक्शन है, सबसे ज़्यादा जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में लॉन्गर एक्शन है वो है नेडोलोल का। और उसके बाद इसका जो सीएनएस इफेक्ट है वो कोई भी नहीं है क्योंकि ये सीएनएस में एंटर ही नहीं करती। उसके बाद सिलेक्टिव में आ जाते हैं। सिलेक्टिव में हमारे पास बीटा वन एंड बीटा टू। बीटा वन में एटेनिलोल, एस्मोलोल एंड नेबेवोलोल। ये भी कंपेटिटिव ब्लॉकर हैं बीटा वन रिसेप्टर्स के। और ये कहाँ पर यूज़ होते हैं? एटेनिलोल जो यूज़ होता है वो हाइपरटेंशन, एंजाइना, एरिथमियाज में यूज़ होता है। उसके बाद
ये जो है एस्मोलोल जो यूज़ होता है वो भी एरिथमियाज में यूज़ होता है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में यूज़ होता है, और जो हमारे पास नेबेवोलोल है वो यूज़ होता है नाइट्रिक ऑक्साइड डिपेंडेंट वेज़ोडाइलेटिंग एक्शन में। ये एंड पे जो आ जाता है हमारे पास बीटा 2 ब्यूटाक्सामीन आ जाता है। ब्यूटाक्सामीन जो है ये बीटा 2 सिलेक्टिव है और ये ब्रोंकियोस्पाज्म कराता है, इसका ये यही लिखा है। और एंड पे हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर्स हैं, मतलब दोनों इफ़ेक्ट आते हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर्स भी हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी हैं। इनमें हमारे पास जो आ जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है लेबेटेलोल एंड सेकंड वन इज़ कार्वेडिलोल। ये दो ड्रग्स हैं, कार्वेडिलोल, ठीक है। ये दो ड्रग्स जो हैं ये अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकर्स एट अ टाइम दोनों ही अल्फ़ा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं, बीटा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं। ये भी हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में दी जाएंगी, ओरली भी दी जाती हैं, इंट्रावीनस भी दी जाती हैं। और इनका जो है हमारे पास जो इनकी टॉक्सिसिटी है वो सेम ही है, मतलब एक्सेसिव बीटा ब्लॉकेड में ब्रोंकियोस्पाज्म भी करा सकती हैं, बस अल्फ़ा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर के मिक्स जो इफेक्ट हैं वो काज होंगे।